Hello dear students and welcome again to another new lecture of JFET। आपने इसके पहले दो लेक्चर्स देखे और उन दोनों लेक्चर्स में आपने समझा कि एक JFET का कंस्ट्रक्शंस कैसे किया जाता है, उसके नोटेशन क्या है और उसके साथ उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस JFET का जानने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक्चुअली JFET के ऑपरेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मैं एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और उसके बाद बाकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक का भी एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है मेरा, ये JFET के ऑपरेशन पे है कि JFET ऑपरेट कैसे होता है। और उस JFET के ऑपरेशन को मैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर में भी आपको बताया था कि JFET के टॉपिक में मैं आपको टर्मिनोलॉजी, फॉर्मूलेस और किस तरीके से कंसेप्ट को समझना, ये सारी बात करूंगा। तो आपने जैसे थंबनेल में भी देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डील करने वाले हैं इस लेक्चर में, इसलिए आप आखिरी तक बने रहिएगा और आपको बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पे इस लेक्चर में डेवलप होगा जो आपके JFET के पूरे ऑपरेशंस को डिटेलिंग में ले जाएगा। और वो टॉपिक है, या फिर टर्मिनोलॉजी हमको बोलना चाहिए कि वो है पिंच ऑफ कंडीशन, कि ये पिंच ऑफ वर्ड क्या है और ये पिंच ऑफ कंडीशन क्या है और JFET इस पिंच ऑफ कंडीशन तक कैसे पहुंचता है। और उसके साथ साथ हम उस JFET के कैरेक्टरिस्टिक पे भी डील करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब तक क्या था। हमारे पास एक्चुअली में एक सेमीकंडक्टर था और हम अगर एन चैनल की बात कर रहे हैं तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये हमारे पास किस टाइप का है, ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। मैं यहाँ पे आपके जंक्शंस को भी ड्रॉ करूंगा, लेकिन बेसिकली मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस पर्टिकुलर JFET में होता है, वो आपको दिखाना मेरा सबसे बड़ा काम होता है। और मैं उसी मूवमेंट को दिखाने के लिए यहाँ पे ये लेक्चर को डील कर रहा हूं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया हूं। अब इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको ये पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये हमारे पास सोर्स है, ये ड्रेन है। मैंने एक एनालॉजी भी लिया था यहाँ पे। वो एनालॉजी क्या, सोर्स जो है वो आपके पास ओवरहेड टैंक है और ड्रेन जो है जहां से आपका वाटर ड्रेन आउट हो रहा है। और यहाँ पे वाटर को एनालॉजी लिया था मैं किसके तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स की तरह से, या फिर आप बोलिए कि इलेक्ट्रॉन्स को मैंने वाटर की एनालॉजी ली थी। तो इसका मतलब है सोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और ये जो है सोर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। किस तरफ पुश करेगा, वो ड्रेन की तरफ पुश करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सोर्स से ड्रेन के बीच में कंडक्शन पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम प्रॉपरली प्लान करके इसको किसी तरीके से बायस करें। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिवाइस को सोर्स और ड्रेन के बीच में एक बायसिंग के लिए एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी हमको डिसाइड करनी है हमारे कंसेप्ट्स के अनुसार कि किस तरीके से। हमने ये समझा था कि हमारे पास सोर्स की तरफ से जो वाटर है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है वो सोर्स की तरफ से इंजेक्ट होंगे और वो ड्रेन की तरफ से ड्रेन आउट होंगे। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे पोलैरिटी किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये प्लस ये माइनस, तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ड्रेन आउट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होंगे। क्योंकि आप जो भी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, आपको ये बिल्कुल पता होगा, वोल्टेज सोर्स जो है वो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जिसका नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करता है और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। ये डिपेंड्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर इसमें पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने वोल्टेज का सोर्स लगाया है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज आप सोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसके नेगेटिव टर्मिनल से इंजेक्ट होगा। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ये एंटर करेगा किस डायरेक्शन में, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एंटर्ड इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स का एंटरिंग है और ये इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर गया आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर कर गया, ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एंटर कर गया। और आपने यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाया है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 2 वोल्ट है। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 2 वोल्ट है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे है और नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं 0 से।
इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम बात करें 2 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट क्या है? 2 वोल्ट इज नथिंग बट VDS। ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ये ड्रेन है, ये सोर्स हुए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने 2 वोल्ट लगाया है। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये VD माइनस VS है। इसका मतलब है कि यहाँ पे VD जो है वो 2 वोल्ट है। ध्यान से समझिएगा इस बात को भी, यहाँ पे VD जो है वो 2 वोल्ट है और VS जो है वो 0 वोल्ट है। तो ओवरऑल डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 वोल्ट आया। तो इस वजह से हम VDS को 2 वोल्ट बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपका ड्रेन टर्मिनल जो है वो 2 वोल्ट से कनेक्टेड है और सोर्स टर्मिनल जो है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। प्रॉपरली समझिएगा, इसका मतलब है कि आपका ड्रेन टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्टेड है? वो 2 वोल्ट से कनेक्टेड है और सोर्स टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसलिए मैंने सोर्स को यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है और ड्रेन को मैंने 2 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है, इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार आपके पास इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। इसका मतलब है कि ये आपका हायर पोटेंशियल पे ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। और इलेक्ट्रॉन्स की एक टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिस डायरेक्शन या फिर जिस पाथ से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इस टर्मिनोलॉजी में, जेफेट की टर्मिनोलॉजी में, दिस इज नोन एज चैनल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल के थ्रू मूव कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल के थ्रू मूव कर रहा है सोर्स टू ड्रेन तो डेफिनेटली यहां पे करंट भी आएगा। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट में रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम एक कन्वेंशनल करंट को एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज गिवन बाय ID, और सेम अमाउंट का करंट जो है आप यहां पे भी एज्यूम कर सकते हैं IS। और हमको ये पता है कि ID और IS की वैल्यू सेम होगी, डेफिनेटली सेम होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्टिकुलर सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्टेड है और ये चैनल को यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। और इस चैनल के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली अलोंग दिस चैनल, अब हम एक दूसरे तरीके से बात करते हैं कि डेफिनेटली अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल, ये चैनल का लेंथ है यहां से यहां तक। हम बिल्कुल यहां पे गेट को भी डिजाइन करेंगे, लेकिन उस गेट को डिजाइन करने से पहले हम ये समझ ले कि एक्चुअली में हम लोगों ने जो सेमीकंडक्टर एन टाइप का लिया है, जिसमें हम लोगों ने चैनल या फिर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम समझ जाएंगे और उसको विजुलाइज कर लेंगे प्रॉपरली, तब हम सोचेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंट्रोल कैसे करना है। बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करने से पहले आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को विजुलाइज तो कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो कहां से रहा है। अगर ये दोनों पार्ट आप विजुलाइज कर लेंगे तो तभी जाके आप उस मूवमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। अब आप बताइए कि इसके बिल्कुल एनालॉजी लें कि अगर हमको बोला जाए कि पानी के सोर्स को कंट्रोल करना है या फिर वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करना है, तो डेफिनेटली हम ये विजुलाइज करना चाहेंगे कि कहां पे कंट्रोल करना है, वाटर कहां से कहां जा रहा है। सिमिलरली यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहा है, फिर उसमें एक कंट्रोलिंग पैरामीटर लगाएंगे और उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे। सो वही देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे चैनल है हमारे पास, उस चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का कारण जो है ये पोटेंशियल है, जिसको हम लोगों ने एक्सटर्नली लगाया है। और यही पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दे रहा है। तो ये सोर्स की तरफ से रिपल्शन फोर्स दे रहा है और ड्रेन की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से इजेक्ट हो रहा है। और इस चैनल जो है ये इसके लिए एक कंडक्टिव पाथ का काम कर रहा है, जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पे हमको इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ही हमने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया है। हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, आप लिखिएगा इसको, ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है।
आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बहुत एक खास बात है। ये खास बात ये है, कई लोगों को ये डाउट आ जाता है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमारा डिवाइस नॉर्मली ऑन रहता है तो हम उसको ऑफ करते हैं, और अगर हमारा डिवाइस नॉर्मली ऑफ रहता है तो हम उसको ऑन करते हैं। और जेफेट की एक खास बात है कि जेफेट जो है वो नॉर्मली ऑन रहता है तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम उसको ऑफ करें। ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खास बात और इसकी स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहा है तो हमको उसको रोकना है, इसका मतलब है कि नॉर्मली ऑन है तो उसको ऑफ करना है। यही हमारा प्रोसेस होता है सभी डिवाइसेस में। और अगर वो ऑन है तो हम उसको ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना है। ऑफ है तो ऑन कीजिए, ऑन है तो ऑफ कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जेफेट जो है, खास बात यह कि जेफेट जो है वो नॉर्मली ऑन होता है तो हम उसको किसी तरह ऑफ करेंगे। नॉर्मली ऑन का मतलब है कि हमारे पास एक चैनल है, एक पाथ है, जिसको जानबूझ के आपने एन टाइप का बना के रखा हुआ है। और इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने एक पोटेंशियल सोर्स लगाया। मैंने पूरा समझाया कि यहाँ पे आपके पास 2 वोल्ट क्यू है, जिसको जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट क्यू है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि VDS की वैल्यू VD माइनस VS होती है और उसकी वजह से ये 2 वोल्ट आता है। इसका मतलब यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, और ये इसका लेंथ है। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ID नीचे की ओर जा रहा है, डायरेक्शन है वो। अब हम ये बोल सकते हैं कि आपसे मैं पूछता हूं कि हम ये बोल सकते हैं कि अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल, देखिए एक स्टेटमेंट है, अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल। अगर मैं लेंथ ऑफ द चैनल को यहाँ पे 0 लूं और ये L है, कि मतलब है कि यहाँ पे L है, तो L माइनस 0 टोटल कितना हो गया? ये अलोंग द लेंथ, ये लेंथ कितना हो गया? चैनल का लेंथ हो गया L माइनस 0, डेट इज इक्वल टू L, इसलिए मैंने इसको L लिखा है। ठीक है ना? अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस लेंथ में आपका वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गया है, क्योंकि यहां पे आपने अगर 2 वोल्ट लिखा है, यहां पे आपने 0 वोल्ट लिखा है, तो डेफिनेटली इस लेंथ में आपका वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गया है। अगर वोल्टेज डिवाइड हो गया है तो डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर आपने लिखा कि यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, इसका मतलब है 2 वोल्ट से 0 वोल्ट के आते तक आपका वोल्टेज जो है इस चैनल के किसी एक पैरामीटर में ड्रॉप हो गया है, जिसकी वजह से ये 2 वोल्ट यहां तक पहुंचते तक 0 वोल्ट दिखा रहा है। अब कोई पोटेंशियल ड्रॉप किस में होता है? आपने बहुत अच्छे से नेटवर्क पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो हमेशा रेसिस्टेंस में होता है। इसका मतलब है आपका ये जो पाथ है ये एक रेसिस्टिव पाथ है। अगर ये पाथ रेसिस्टिव पाथ है, इसका मतलब है उस पाथ में कुछ रेसिस्टेंस अवेलेबल है, और उस रेसिस्टेंस में ये जो पोटेंशियल है ये ड्रॉप होते होते 0 हो जा रहा है। ठीक है? तो अगर हम लोग इस चैनल को प्रॉपरली समझें तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास इस पॉइंट से, ये ड्रेन पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, और ये आपके पास सोर्स पॉइंट है। आपको ये पता है कि ये चैनल का लेंथ है, और आपने यहां पे लिख दिया कि ये 2 वोल्ट है सर, और यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है। इसका मतलब है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूँ कि मेरे पास देखिए यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है, ये ऐसा मैंने बता दिया, ये रेसिस्टेंस है, और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैं पोटेंशियल को ड्रॉप करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि क्यों 2 वोल्ट जो है वो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है, जो कि 2 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए मैं इस चैनल को इस हाइपोथेटिकल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एन टाइप जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसको हटाऊं, तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस इस तरीके से डेवलप्ड है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पूरा डिस्क्राइब मैं करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अब सर ये रेसिस्टेंस कहां से आया? अगर मैं इसको R R R एंड R लिखूं, और या फिर मैं R1 R2 R3 एंड R4 लिखूं, तो सर ये रेसिस्टेंस कहां से आया? पहला क्वेश्चन। तो हमको ये पता है कि हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी कंडक्टिविटी, उसकी रेसिस्टिविटी जो है वो फिक्स होती है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सभी की कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का एक पर्टिकुलर अमाउंट है, ये मटेरियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने इस मटेरियल को सिलिकॉन लिया है, तो डेफिनेटली इसकी एक रेसिस्टिविटी है, ये रो जो है ये रेसिस्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ये आपको पता होगा, बहुत डेप्थ में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, आप उसको प्रॉपरली ग्रैप्स कीजिएगा। और अगर इसकी एक रेसिस्टिविटी है और हमको ये पता है कि इसका एक पर्टिकुलर लेंथ है, और हमको ये पता है कि इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन भी है, 3 डायमेंशनल व्यू में आपने देखा होगा इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन भी है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन के, सपोज इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन के नॉर्मल में जो भी आपका एरिया होता है, नॉर्मल में, इस डायरेक्शन के नॉर्मल में मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ये 4 पिन्स, और इस डायरेक्शन के नॉर्मल में जो भी एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, इसका मतलब है मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यहां से यहां में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे आप रेसिस्टेंस का एजम्पशंस कर सकते हैं, और इस रेसिस्टेंस का एजम्पशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे रेसिस्टिविटी है रो L बाई ए, ये एक फॉर्मूला है जो कि हम रेसिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला हम बहुत सालों पहले से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी है, L जो है वो आपका लेंथ है, किसी भी मटेरियल का लेंथ, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, यहाँ पे खास बात ये कि वो सेमीकंडक्टर है, एंड A जो है वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये खास बात है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये बात कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो डेफिनेटली मैं अगर इसको इक्वलाइज डिफरेंट लेंथ में डिवाइड करूं, ये जो ओवरऑल लेंथ को मैं अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, छोटे छोटे लेंथ में, तो मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर लेंथ में इक्वल लेंथ लिया हूं, L1, L2, L3 एंड L4, मैंने इक्वल लेंथ ले लिया। लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आपके पास जो L1 है वो L2 के बराबर है, जो L2 है वो L3 के बराबर है, जो L3 है वो L4 के बराबर है, और ओवरऑल जो है ये L के बराबर है सपोज। तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैंने बताया कि यहां से यहां तक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सिमिलर है, आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी है, और रेसिस्टिविटी पर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, ओम सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब है कि हर एक सेंटीमीटर में रेसिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, और ये आपका मटेरियल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है, और ये आपका डायमेंशंस है जो कि अभी के लिए मैंने हर एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के लिए कांस्टेंट लिया है। तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि R1 की वैल्यू जो है वो R2 की वैल्यू के बराबर है, R2 की वैल्यू R3 वैल्यू के बराबर है, R3 की वैल्यू R4 के वैल्यू के बराबर है, और इन सबको मैं ले लेता हूं R। इसका मतलब है कि हर एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जो यहाँ पे आपके पास इस डिवाइस के अंदर अगर मैं एज्यूम करूं, तो हर एक पर्टिकुलर पार्ट में जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने का कारण है कि ये रेसिस्टेंस जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है वो सारे पैरामीटर्स, हर एक रेसिस्टेंस का जो वैल्यू कैलकुलेशन में यूज हो रहा है वो कांस्टेंट है। ये रेसिस्टिविटी ये कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट, और ये डायमेंशंस है जो कि हर एक रेसिस्टेंस के लिए मैंने इक्वल लिया है, और ये डायमेंशन भी कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आपने यहां से लगाया, देखिए वोल्टेज सोर्स ये लगाया आपने V, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है I, और आपने यहाँ पे देखा कि काफी सारा रेसिस्टेंस है, इन सारे रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो सारे करंट जो है वो इक्वल है, ये सारे करंट की वैल्यू इक्वल है क्योंकि सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ID लिख दिया, ID। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, यहाँ पे करंट भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। अगर उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू हम निकाल लें तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ही जब आपका करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस
चैनल में एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल गिर रहा है, और वो गिरते गिरते 2 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट तक आया है, और वो गिरते गिरते 2 वोल्ट के 0 वोल्ट तक आया है। सो डेफिनेटली जो लोग नेटवर्क बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग ये भी कर सकते हैं कि आपके पास ये सोर्स है, आपके पास ये करंट है, तो सोर्स में जितना भी आपका पोटेंशियल लगा हुआ है वो सारा पोटेंशियल इस लूप में ड्रॉप हो जाएगा। ये किरचॉफ नहीं बताया है, ये किसने बताया? ये किरचॉफ नहीं बताया है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इस तरीके से ना समझ के किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूं तो आप बोल सकते हैं कि 2 वोल्ट इज इक्वल टू ID इंटू फर्स्ट रेसिस्टर, प्लस ये हो जाएगा ID इंटू सेकेंड रेसिस्टर, प्लस ID इंटू यहाँ पे हम आ जाते हैं कि ये थर्ड जो कि मैंने I2 लिया है, प्लस ID इंटू आपके पास ये हो जाएगा R1। 4 रेसिस्टेंस में आपका पूरा पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो गया है, और इन सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है और इन सारे करेंट्स की वैल्यू सेम है, तो डेफिनेटली सारे पर्टिकुलर सेक्शंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि ये सारे वैल्यूज सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे भी आपके पास 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी आपके पास 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी आपके पास 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और यहाँ पे भी आपके पास 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। मैंने प्रूफ किया 2 वोल्ट राइट साइड में, 2 वोल्ट लेफ्ट साइड में, यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब इस चैनल को समझना इसलिए आसान हो गया क्योंकि चैनल में आपने जो भी एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया था वो पोटेंशियल आपके चैनल में डिफरेंट सेक्शंस में ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से ही आप यहाँ 2 वोल्ट लिखते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट लिखते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर L1 सेक्शन में 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, L2 में आपके पास 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, L3 में 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, L4 में 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है पहले वाले सेक्शन में आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? ये 2 वोल्ट था, यहां पे पहला ड्रॉप हुआ, अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? 0.5 का, तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? दिस इज 1.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट में फिर से 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? ये आपके पास आएगा 1.5 के बाद ये आ जाएगा आपके पास 1 वोल्ट। नेक्स्ट सेक्शन में फिर से 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? ये आएगा 0.5 वोल्ट, और फिर से यहां पे 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो एट लास्ट आपके पास यहां पे कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। अब आप समझिए इन बातों को कि जो भी आपने पोटेंशियल 2 वोल्ट का लगाया था वो इस लेंथ ऑफ दिस चैनल में 2 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट होने का कारण ये है कि इस चैनल में आपके पास डिफरेंट सेक्शंस है, और उस डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट रेसिस्टेंस है, और उस डिफरेंट रेसिस्टेंस में डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स है, जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है और आपका वेरी क्या कर रहा है? वोल्टेज और करंट का वैल्यू। क्यों रेसिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है? क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू उसके फिजिकल पैरामीटर्स और उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो क्यों आप बोल रहे हैं कि वेरिएबल्स जो है वो वोल्टेज और करंट है? क्योंकि आप यहां से एक्सटर्नल वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपके पास वेरिएबल है। तो अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को, क्या कौन सा वेरिएबल है? ये VDS जो है वो आपका वेरिएबल है। इसका मतलब है ये इसको आप वेरी कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू वेरी होती है तो डेफिनेटली ID की वैल्यू भी वेरी होगी, और आपका रेसिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है। आप जानते हैं क्या ओम्स लॉ? अगर हम ओम्स लॉ के बारे में सुने हैं तो उसी ओम्स लॉ से ही ये KVL भी आया है, क्योंकि हम जब जब यहाँ पे I और R यहाँ पे V यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे क्या लेते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या लेते हैं? दिस इज V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर R की वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि वो फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और आप जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जब तक रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक आपका R का वैल्यू चेंज नहीं होगा, अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने कांस्टेंट लिया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पता करना चाहें कि ID जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम ये बोलेंगे
ये डिपेंड करता है VDS पे, और ये हो गया रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू आपने लिया है कांस्टेंट, और VDS की वैल्यू को अगर आप वेरी करते हैं तो ID की वैल्यू वेरी करेगी। ये कंसेप्ट जो है वो बेसिक है, और बेसिक कंसेप्ट से ही डिवाइस बनता है, बहुत बड़े सारे कंसेप्ट से डिवाइस नहीं बनता। तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली समझा कि क्यों काफी सारे बुक्स में या काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ये जो चैनल है वो एक रेसिस्टिव पाथ है, और इस रेसिस्टिव पाथ में जब भी करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू VDS, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा VDS के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो रेसिस्टिव पाथ है इसमें जो सेक्शंस ऑफ रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो इतनी सारी बातों में सर यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है जिसको आप आगे भी यूज करोगे, ये बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतनी सारी बातों को याद नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप याद रखिए कि जैसे जैसे ये बात यहां से आइए 2 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास 1.5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे आपके पास 1 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे आपके पास 0.5 वोल्ट मिलेगा, और ये जो पॉइंट है ये 0 वोल्ट होगा जो कि सोर्स से कनेक्टेड होगा, और ये 0 वोल्ट का मतलब ये है ग्राउंडेड, और ये जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये VDS जो आपने एक्सटर्नली लगाया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चैनल को पूरी तरह डिस्क्राइब करता है। जैसा भी आप VDS की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे जैसे 2 वोल्ट लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो होता है जो कि ID के नाम से जाना जाता है, और उस करंट फ्लो होने की वजह से आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। अब मैं सारे रेसिस्टेंस को R लिख सकता हूं क्योंकि मैंने इक्वल लेंथ में रेसिस्टेंस को लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मटेरियल की प्रॉपर्टी यहां से लेके यहां तक सेम है क्योंकि सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो ये जो मैंने यहाँ पे पार्ट डिजाइन किया है, ये पार्ट आप याद रखिएगा जो आगे के एनालिसिस में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह डिस्क्राइब किया इस चैनल को कि चैनल क्यों विजुअलाइज होता है इस तरीके से, चैनल क्यों विजुअलाइज होता है इस तरीके से। तो ये मेरा पहला सेक्शन था जिसको मैं समझाना चाहता था। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि चलिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसकी वजह से करंट नीचे की ओर आ रहा है। मेरा यहाँ पार्ट क्या है, मैं आपको नेक्स्ट, ये पहला पार्ट था जिसमें मैं चैनल को डिस्क्राइब किया। दूसरे पार्ट में मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करूंगा। तो सभी का ये आंसर होगा कि डेफिनेटली सर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करेंगे गेट टर्मिनल या फिर गेट के जंक्शन से। तो यहां पे मैं अब इस इलेक्ट्रॉन्स को, अब मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, अब मैं आपके पास जो PN जंक्शन बन रहा है किसके किसके बीच में, गेट और चैनल के बीच में, उसको थोड़ा सा इंटरनली डिस्क्राइब करता हूं कि कैसे हम जंक्शन के डेवलपमेंट से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। सो नेक्स्ट हम अब कंट्रोल करते हैं करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, जिसकी बात हम लोगों ने किया है। हम समझ गए कि हमारे पास चैनल कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो चैनल का बिहेवियर इस तरफ से, इस तरीके से है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और करंट जो है वो हमको इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अब हमको क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने से मतलब है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक जा पाएंगे, उस पर्टिकुलर फ्लो को हमको कंट्रोल करना है। और उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली हम ये यूज करेंगे कि हम किसी तरह उसको एक बैरियर प्रोवाइड करें, और उस बैरियर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि एक सेमीकंडक्टर में बैरियर कैसे डिजाइन होता है, तो हमेशा सेमीकंडक्टर में बैरियर डिजाइन होता है जब भी हम P और N टाइप के मटेरियल को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उनके बीच में एक बैरियर बन जाता है। वो बैरियर का मतलब है कि वहां कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिस रीजन में आपके पास कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होता, उस रीजन में आयोन्स होते हैं। और ये जो आयोन्स है इसकी एक खास बात है, आप जानते हैं कि अगर मैं एक P और N की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे आयोन्स होते हैं, और हम ये जानते हैं कि ये जो आयोन्स है ये हमेशा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये P और इधर N की, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे
कुछ आयोन्स है, यहाँ पे नेगेटिव आयोन्स है और यहाँ पे पॉजिटिव आयोन्स है। इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सपोर्ट करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि पीएन जंक्शन में हमारे पास एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, और यहाँ पे ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर जाता है। यहाँ पे हमारे पास आयोन्स के साथ होल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास आयोन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये रीजन न्यूट्रल होता है और ये रीजन भी न्यूट्रल होता है। ये बहुत ही बेसिक है और ये दोनों रीजन जो है वो चार्ज्ड होता है, ये चार्ज होता है और इसी वजह से इसको हम लोग कई बार स्पेस चार्ज्ड रीजन बोलते हैं। और यही रीजन बैरियर कहलाता है, यही रीजन डिप्लीशन रीजन कहलाता है, यही रीजन जंक्शन कहलाता है, सारा नाम इसी के पास। तो ये जो रीजन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या तो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को सपोर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इन सारी बातों को करेंगे। और यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स इस जंक्शन में नहीं होता, और अगर मोबाइल चार्ज कैरियर्स इस जंक्शन में नहीं होता तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन हमेशा चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने से रेस्ट्रिक्ट करता है। चलिए ये सब बात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है हरकत वो हम लोगों ने उस बोर्ड में कवर कर लिया है। अब मेरा जो बेसिक वर्क है वो ये है कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये दोनों जो है गेट टर्मिनल ये इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ऐसा मैंने इंटरनली कनेक्ट कर दिया है और एक्सटर्नली ये एक टर्मिनल एक्सटेंड करता है जो कि गेट टर्मिनल है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है। हमको ये पता है कि ये एन रीजन है और ये पी रीजन है और डेफिनेटली इस एन पी के बीच में एक जंक्शन फॉर्मेशन होगा। कब होगा? जब हम लोग यहाँ पे नो बायस कंडीशन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि नो बायस, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे कोई भी बायस नहीं किया है, ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है और ये सोर्स टर्मिनल भी ग्राउंड पोटेंशियल पे है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि सोर्स और गेट के बीच में कोई भी पोटेंशियल मैंने अप्लाई नहीं किया है। मैं ड्रेन और सोर्स के बीच के पोटेंशियल की बात पहले ही कर चुका हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि गेट में कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है, तो मेरा एक क्वेश्चन आपकी ओर जाता है, क्या यहां पे कोई जंक्शन तैयार होगा? और उस जंक्शन को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। यस सर, यहां पे एक जंक्शन तैयार होगा और ये जंक्शन कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। मैं ये इंटरनल कनेक्शन को थोड़ा सा बाहर से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको ये विजुलाइज हो। तो मैंने इस इंटरनल कनेक्शन को कुछ इस तरीके से, दोनों गेट टर्मिनल्स के बीच का जो इंटरनल कनेक्शन, और यहाँ पे मैं एक डिप्लीशन रीजन ड्रॉ कर लिया। मैं सोचता हूं कि ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने इसका आंसर अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दे दिया है कि ये जंक्शन जो है वो एक ही साइड क्यों बना है, एन साइड की और ही जंक्शन बना है और पी साइड की और कोई जंक्शन नहीं है, क्योंकि हमेशा जो डिप्लीशन रीजन है वो लेस डोप्ड साइड की ओर होता है। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे P प्लस से डोपिंग किया है और यहाँ पे भी P प्लस से डोपिंग किया है, इसलिए जंक्शन का जो पेनिट्रेशन है वो P प्लस की ओर नहीं है। सो नो बायस कंडीशन में आपको इस तरीके से जंक्शन दिखेगा। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से ऐसा कनेक्ट कर लेते हैं। ये इंटरनल कनेक्शन है, आप समझ जाइए, और ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है, और मैं ये गेट टर्मिनल है। अब मैं इसको गेट टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस करना चाहता हूँ। फॉरवर्ड बायस कैसे पता चलेगा? ये P प्लस रीजन है, ये P प्लस रीजन है और ये N टाइप का चैनल है। तो डेफिनेटली फॉरवर्ड बायसिंग इसकी कब होगी? जब मैं इस पर्टिकुलर टर्मिनल को किसी पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये P रीजन है और ये नेगेटिव पोटेंशियल से, ये ऐसा। तो कई लोगों को यहाँ पे डाउट आ जाएगा, सर फॉरवर्ड बायस क्यों कर रहे हैं? आपका गेट टर्मिनल हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। मैं जानबूझ के यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया हूं ताकि आपको ये दिखा सकूं कि करंट को कंट्रोल रिवर्स बायस में ही क्यों किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस कर दिया मैंने, यहाँ पे एक VGS का पोटेंशियल लगा दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अब आप देखिए, जब आपने जीरो पोटेंशियल लगाया था तब आपके पास जंक्शन था। जब आप फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो इस जंक्शन का
जो पेनिट्रेशन है एन साइड की और जो हुआ था वो रेड्यूस होगा कि बढ़ेगा? जो लोग डायोड पढ़ चुके हैं, जिनके पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि सर फॉरवर्ड बायस में तो आपका डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन रेड्यूस हो जाएगा, ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और यहां पे भी डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा जब आप फॉरवर्ड बायस करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो भी आप एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं, उस एक्सटर्नल पोटेंशियल से डिप्लीशन रीजन का विड्थ और डिप्लीशन रीजन में जो जंक्शन वोल्टेज डेवलप होता है, जिसको हम बिल्ट इन वोल्टेज बोलते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है इन दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बिल्कुल नेग्लिजिबल है और वो किसी भी तरीके से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि ये नॉर्मली ऑन है और आपको यहाँ पे ये जो पाथ है, ये जो चैनल है, इसको किसी तरह डिप्लीशन रीजन से कवर अप करना है, और आपने कर दिया यहाँ पे फॉरवर्ड बायस। डिप्लीशन रीजन तो फॉर्म ही नहीं हुआ, और डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से इजिली फ्लो हो जा रहा है, उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? ये अनकंट्रोल हो जाएगा, तो हमारा जेफेट जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइस को डिजाइन किए, वो तो पॉसिबल ही नहीं। अब आप देखिए कि अब एक तीसरा डायग्राम हम लेते हैं। तीसरे डायग्राम में भी हम यहाँ पे दोनों गेट टर्मिनल को किसी तरीके से इंटरनली शॉर्ट कर देते हैं, ताकि दोनों में सेम पोटेंशियल पे सेम बिहेवियरल चेंजेस दिखे। तो ये आपके पास फिर से ड्रेन है, ये सोर्स है। अब मैं ड्रेन और सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि गेट टर्मिनल को अगर मैं यहाँ पे रिवर्स बायस कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे गेट टर्मिनल को रिवर्स बायस कर दूं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, रिवर्स पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, और ये मेरा हो जाएगा VGS। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव लगाया। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये आपका P प्लस रीजन है और ये आपका P प्लस रीजन है। तो यहाँ पे अगर मैं रिवर्स बायसिंग कर रहा हूं तो इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो किस तरफ? एन टाइप का सेमीकंडक्टर जहां भी है उस तरफ बढ़ जाएगा। आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर इस जगह पे भी है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पे भी है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ भी है, ये भी एन है और ये भी एन है। इसलिए हर डायरेक्शन में आपका जो आयोन्स जो डेवलप हुए हैं वो हर एक डायरेक्शन में। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपके पास आयोन्स है। कौन से आयोन्स है? क्योंकि ये P प्लस रीजन है, ये एन है, तो यहाँ पे आपके पास कौन से आयोन्स आएंगे? यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयोन्स आएंगे, क्योंकि एन रीजन में पॉजिटिव आयोन्स होते हैं। सो यहाँ पे भी ये जो है, ये डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन आपके पास हो जाएगा, ये डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन ऐसा है। अब ये जो डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन है, इसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स की बिल्कुल कमी है, क्योंकि इसका अभी हाल क्या है? इसका अभी हाल ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी सिलिकॉन एटम्स है और जितने भी फॉस्फोरस एटम है, वो सारे में इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बॉन्डेड है। ये आपको क्लियर होना चाहिए ये बात, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बॉन्डेड है। यहाँ पे सिलिकॉन और फॉस्फोरस जो है वो इस तरीके से है, और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस के पास था उसने गिव अप कर दिया, जिसकी वजह से ही ये नेगेटिव आयोन्स बन गया है। और यही नेगेटिव जिसकी वजह से ही ये क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर दिया तो ये पॉजिटिव आयोन्स बन गया, और यही पॉजिटिव आयोन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जितना भी जगह है, जितने भी जगह है, वो सारे जगह में आपके पास यहाँ पे कौन है? यहाँ पे पॉजिटिव आयोन्स है। और सारे केसेस में एक भी बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह ही नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह भी नहीं है। और हम ये भी बोले कि यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं और एक भी होल्स भी नहीं है। यहां पे देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और ना तो यहां पे कोई होल्स है जिस होल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सके।
अगर होल्स भी होता तो इलेक्ट्रॉन्स उस होल के थ्रू जंप करके दूसरे पार पहुंच जाता, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो डेफिनेटली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पोटेंशियल के लगाने से, कोई भी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लगाने से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन चले जाते। तो यहां पे कोई ऐसा सीन नहीं है। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं, आप ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्री करने के लिए आपको बहुत ही हाई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। और उसकी भी बात करूंगा मैं जब मैं ब्रेकडाउन की बात करूंगा, और कैरेक्टरिस्टिक में उस ब्रेकडाउन को भी दिखाऊंगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो मैंने यहाँ पे शेडेड रीजन बनाया है वो सारे में पॉजिटिव आयंस अवेलेबल है, और ये पॉजिटिव आयंस के पास ना तो वैकेंसी है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है ये सारे एक इमोबाइल चार्जेस है जो कि मूव नहीं कर सकते, और इस एरिया में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है। अगर होल्स होता तो वो हमारे लिए एडिशनल एडवांटेज होता, क्योंकि होल्स जो है वो वैकेंसीज होते हैं और वैकेंसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरे पार पहुंच जाता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो भी एडवांटेज होता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इसका मतलब है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकता तो आपने क्या किया, जो आपके पास ये जो विड्थ था, चैनल का जो विड्थ था, उस चैनल के विड्थ को आपने डिक्रीज कर दिया। कैसे डिक्रीज कर दिया? बाय अप्लाइंग सम रिवर्स बायस पोटेंशियल, बाय अप्लाइंग सम रिवर्स बायस पोटेंशियल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजिली यहां से यहां जा पा रहे थे, और आपका डिवाइस जो है वो जो नॉर्मली ऑन था, अगर आप चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करें तो आप मजबूर है कि आपको यहाँ पे रिवर्स बायस ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दोनों कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सके, क्योंकि नो बायस कंडीशन में ये जो डिप्लीशन रीजन है ये फिक्स्ड है। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है वो श्रिंक हो जा रहा है, तो ये जो है ये श्रिंक हो जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये श्रिंक हो जा रहा है। और हम ये बोल सकते हैं कि इस रिवर्स बायसिंग की वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो ये है और ये है, ये चैनल की ओर एक्सपेंड हो जा रहा है। अगर चैनल की ओर एक्सपेंड हो रहा है, और हम लोगों ने इस डिवाइस को बनाया ही है कि आपका जो नॉर्मली ऑन है उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम करना चाहते हैं ऑफ। ये मैंने आपको बताया है, अगर ऑफ करना है तो आप मजबूर है कि आपको रिवर्स बायसिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप रिवर्स बायसिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट करेगा चैनल की ओर, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, इसलिए दोनों तरफ बनाया गया है ताकि दोनों डायरेक्शन से ये जो चैनल है ये धीरे धीरे श्रिंक हो जाए। और ये जो डिप्लीशन, ये एक्सपेंड का मतलब क्या है, ये डिप्लीशन रीजन का एक्सपेंशन है, और ये जो चैनल है ये एक्चुअली श्रिंक हो रहा है। तो चैनल जैसे जैसे श्रिंक होगा, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट जो कि सोर्स से ड्रेन की ओर इजिली जा रहे थे वो काउंट धीरे धीरे कम हो गए, और आप सफल हो जाएंगे आपके काम के लिए कि नॉर्मली जो ऑन था उसको आप ऑफ करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप किस तरीके से रिवर्स बायसिंग अप्लाई करके इस चैनल में, जो भी आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है, उस डायग्राम के थ्रू आप किस तरीके से रिवर्स बायसिंग लगा के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही डिवाइस का बेसिक ऑपरेशन है, जो जेफेट है यही उसका बेसिक ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन के थ्रू आप डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लेंदी हो गया, मैं सोचता हूँ कि हम इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं, और फिर मैं इसी के सेकेंड पार्ट में आता हूँ और आपको ये समझाऊंगा अब कि अब हम किस तरीके से पहला वोल्टेज, फर्स्ट वोल्टेज जो मैं लगाना चाहूंगा उसमें मैं नो बायस कंडीशन रखूंगा कि आप गेट टर्मिनल में कोई भी बायस नहीं कर रहे हैं। गेट टर्मिनल की बात हो गई। अब दूसरा सेक्शन, यहां पे ड्रेन टर्मिनल में एक वेरिएबल वोल्टेज हम लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा करने से, हमारा क्वेश्चन मेरा ऐसा है, क्या ऐसा करने से चैनल जो है, चैनल आपके पास एक क्वेश्चन में रख रहा हूं इस वाले लेक्चर में, क्या ऐसा करने से ये जो चैनल है ये श्रिंक होगा और डिप्लीशन रीजन एक्सपेंड होगा? मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नो बायस कंडीशन रखूंगा, कोई भी बायसिंग नहीं करूंगा,
और नो बायस कंडीशन में आप ये जानते हैं कि आपके पास डिप्लीशन रीजन फिक्स्ड है और मैं VDS की वैल्यू को वेरिएबल रखूंगा, गेट टर्मिनल के वोल्टेज को 0 रखूंगा, डिप्लीशन रीजन की वैल्यू को फिक्स मानता हूं और VDS की वैल्यू को वेरी करूंगा। यह मेरा पहला ऑपरेशन होगा। मेरा यह क्वेश्चन आपको जाता है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि क्या डिप्लीशन रीजन ये जो बन रहा है, ये डिप्लीशन रीजन चैनल की ओर एक्सपेंड होगा? क्या डिप्लीशन रीजन अपने इस पर्टिकुलर विड्थ से ज्यादा होगा? क्या इसके थ्रू हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं? सो आपको कमेंट सेक्शन में बस इतना लिखना है कि डिप्लीशन रीजन श्रिंक होगा या फिर डिप्लीशन रीजन एक्सपेंड होगा चैनल की ओर। डिप्लीशन रीजन श्रिंक होगा, आप डिप्लीशन रीजन लिखना, वो श्रिंक होगा मतलब चैनल की ओर नहीं आएगा, या फिर डिप्लीशन रीजन एक्सपेंड होगा मतलब चैनल की ओर आएगा। ये डिप्लीशन रीजन के बारे में आपको बताना है। जब आपके ये कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा लेक्चर पूरी तरह देखा है और आपको लेक्चर समझ में आया है, और उसके बाद हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंचेंगे। और ऑपरेशन का पहला टॉपिक कि VGS इज इक्वल टू 0 एंड VDS इज इक्वल टू वेरिएबल। कोई बुक रिफर मत कीजिएगा, आपने जो यहां से समझा है उसी के थ्रू आप बताने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे कंसेप्चुअल पॉइंट में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचाऊंगा। ओके, थैंक यू।